सेमेस्टर 6 के छात्र छात्राओं को कल जैसा मैंने पढ़ाया कि प्रॉब्लम ऑफ ऑटोमेशन, स्वचालित यंत्र समाज में आने से क्या समस्या उत्पन्न हुई है। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं एवं उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है। आज के पढ़ाने का टॉपिक रहेगा कंसेप्ट एंड कैरेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। 1750 ईस्वी में विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। देन आफ्टर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के देशों में इटली में पुनर्जागरण हुआ। अमेरिका में आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया। वहाँ जो पहले धर्म हुआ करते थे, वहाँ जो ईसाई धर्म थे, खास करके जो रोमन कैथोलिक चर्च होता था, उसे बहुत सारी बुराई आ गई थी, जिसके चलते मार्टिन लूथर किंग ने रोमन कैथोलिक धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने एक नया धर्म, एक नया प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का प्रारंभ किया और ईसाई धर्म दो भागों में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और आगे चल के आप देखते हैं कि कैथोलिक धर्म जो है वह इटली एवं रोम के कुछ भूभागों तक सिमट के रह गया और प्रोटेस्टेंट धर्म में चूँकि बहुत सारी अच्छाइयाँ थी तो प्रोटेस्टेंट धर्म फ्लोरिश कर गया। और आज का जो आप ईसाई धर्म देख रहे हैं वह सच पूछा जाए तो वह प्रोटेस्टेंट धर्म ही है। एनीवे, तो आज तो मैं इसलिए उसको कोरिलेट कर रहा था कि यूरोप के देशों में जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो उससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला, पूंजीवाद का विकास हुआ, कैपिटलिज्म का विकास हुआ और धीरे धीरे न केवल भारत बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते किसे, औद्योगिकरण कहते किसे हैं। जब हस्तचालित मशीन के स्थान पर बड़े बड़े कल कारखानों के द्वारा विद्युत चालित मशीनों की सहायता से हम बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, लार्ज स्केल पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तब इस सामाजिक परिवर्तन, इस प्रक्रिया को हम औद्योगिकरण कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। हमारे देश में जब हम भारत की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया गया। इन दैट टाइम मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चला, तो उसमें उन्होंने कृषि पर ज़्यादा इम्फेसिस दिया। कृषि, चूँकि यू नो दैट इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, चूँकि भारत के कृषि प्रधान देश है, तो उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री पर जोर दिया। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थानों पर उन्होंने भारी उद्योग धंधों की स्थापना की, लाइक बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, चंद्रपुरा, राउरकेला, बर्नपुर, कई जगह हटिया, बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई। इसी प्रक्रिया को जब व्यक्ति हाथ से चलाए गए मशीन के स्थान पर विद्युत से चलाए गए मशीन से उत्पादन करने लगता है, तो इन प्रक्रिया को, इस उत्पादन की इस प्रक्रिया को बड़े बड़े उद्योग धंधों में वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है, तो उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। विविध समाजशास्त्रियों ने भी इसे परिभाषित किया है और सभी का नटशेल में यही कहना है कि औद्योगिकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील है। जो कल समाज था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। आदिम युग से हम अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुके हैं, वैश्वीकरण युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये औद्योगिकरण जो है, औद्योगिकरण केवल भारत में नहीं हुआ, केवल इंग्लैंड में नहीं हुआ। आप यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर सर इंग्लैंड में ही पहली औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, फ्रांस में क्यों नहीं हुआ, जर्मनी में क्यों नहीं हुआ, ब्रिटेन में क्यों नहीं हुआ, अरे क्या कहते हैं इटली में क्यों नहीं हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं क्यों हुआ। तो इसका एक नटशेल में जवाब यह जानिए, चूँकि 1750 ईस्वी में 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में ही वह सारी सुविधा उपलब्ध थी। वहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज था,
वहाँ पर उससे पहले कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हो गया था। वहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके थे, पूंजी की उपलब्धता थी, व्यापार एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को भेजने के लिए समुद्री मार्ग सबसे सुगम और सस्ता होता है। तो चूँकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड जो है वह एक टापू है। इंग्लैंड चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, सब उसको समुद्री किनारा था, खट्टा समुद्री किनारा था, जिससे वहाँ पर जो है ज्वार भाटा हमेशा आते रहता था और वहाँ से समुद्री व्यापार दुनिया के अन्य देशों में आराम से हुआ। आप यह भी देखते हैं कि पूरा विश्व में कहता था कि पूरे विश्व में इंग्लैंड का इंग्लैंड के सूर्य का कभी इंग्लैंड का सूर्यास्त नहीं होता है। माने दुनिया के विभिन्न देशों में 18वीं सदी में इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्री वाज द कॉलोनियल स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो ये सारी बात को देखिएगा तो उपनिवेश, साम्राज्यवाद, ये सब इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्री की ही देन मानी जाती है। तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि औद्योगिकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो औद्योगिकरण में कई विशेषताएं देखने को मिलती है। औद्योगिकरण की पहली विशेषता यह होती है कि औद्योगिकरण में हस्तचालित मशीन की जगह हम विद्युत चालित मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। जैसे पहले आप देखते हैं घर में कुटीर उद्योग हुआ करता था, तो इसके स्थान पर जब बड़े बड़े मशीन के द्वारा कल कारखानों वस्तुओं का उत्पन्न होता है तो उससे हम औद्योगिकरण करते हैं। औद्योगिकरण का दूसरा विशेषता यह है कि औद्योगिकरण में कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र विकसित होते हैं। घर में जो पहले कुटीर उद्योग होता था उसके स्थान पर बड़े बड़े कल कारखानों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है। औद्योगिकरण की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें वस्तुओं के उत्पादन में विद्युत शक्ति जैसे कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत, परमाणु शक्ति आदि का भरपूर उपयोग किया जाता है। यह तीसरी विशेषता होगी। औद्योगिकरण की चौथी विशेषता यह कर सकते हैं कि औद्योगिकरण के सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसका यूटिलाइज किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुख सुविधा मिल सके। औद्योगिकरण की विशेषता यह भी पांचवी विशेषता यह कह सकते हैं वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, क्योंकि मशीन के द्वारा उत्पादन होता है। तो मशीन के द्वारा उत्पादन होता है तो उसमें खासियत यह होती है क्या कि मशीन के द्वारा वस्तु लार्ज स्केल पर होता है, उसमें गुणवत्ता होती है, क्वालिटीफुल वस्तु उत्पादन होता है। यही कारण है कि मार्केट में आराम से जाता है और उसका दर सस्ता होता है, जिससे आराम से लोग उसको परचेज करते हैं। औद्योगिकरण की छठी विशेषता यह होती है कि औद्योगिकरण से देश में पूंजी का उत्तरोत्तर वृद्धि होता है, कैपिटल का वृद्धि होती है, पूंजीपति की संख्या बढ़ोतरी होती है। औद्योगिकरण की सातवीं विशेषता भी यह कर सकते हैं कि औद्योगिकरण से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग रोजगार की तलाश में नगर महानगर में आते हैं और वहाँ औद्योगिक केंद्रों में रह करके कल कारखाना में काम करते हैं, उससे उन्हें बेरोजगारी दूर होती है, उनको काम मिलता है, तो रोजगार मिलता है, तो रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। औद्योगिकरण से परंपरागत समाज की जगह औद्योगिक समाज का निर्माण होता है। आप देखिए भारत इज ए कंट्री ऑफ विलेज। अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं और गाँव के लोग जो होते हैं परंपरागत जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे जनरीति, लोकाचार, ट्रेडिशन, कस्टम्स। और जब वही व्यक्ति जब वह शहर में अर्बनाइज होने लगता है, अर्बन सोसाइटी में जाता है, तो वह नए इनोवेशन, उनके रहन सहन, खान पान, सोच में काफ़ी बदलाव आ जाता है, वो अर्बनाइज लाइफ व्यतीत करने लगता है। तो वहाँ पर ये रूढ़िवादिता, ये परंपरा, ये जनरीति नहीं देखने को मिलता। आदमी लॉजिकल हो जाता है, तर्कवादी हो जाता है, कर्मवादी हो जाता है, धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड में विश्वास करना छोड़ देता है। तो औद्योगिकरण की ये सारी विशेषताएं एक साथ निहित होती है और औद्योगिकरण और नगरीकरण बोथ आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। आप देखते हैं कि जहाँ भी औद्योगिकरण होता है
वहाँ वहाँ नगरीकरण हुआ है, और जहाँ जहाँ नगरीकरण हुआ है वहाँ वहाँ औद्योगिकरण हुआ है। तो औद्योगिकरण से, औद्योगिकरण के पेट से नगरीकरण का भी जन्म होता है। तो ये सारी विशेषताओं को औद्योगिकरण एक साथ समेटे हुए है। यही कारण है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में, इवन मैं कहूँगा कि अफ्रीका के महादेश की कंट्री में भी जारी है। और ग्रामीण समाज नगरीय समाज में, नगरीय समाज औद्योगिक समाज में डे टू डे परिवर्तित हो रहा है। अब समय की पाबंदी है, तो लॉकडाउन में बहुत दिनों तक ये क्लास चलेगा, उम्मीद की जा रही है जो स्थिति है। और जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा, आप लोगों का जल्दी परीक्षा होने वाली है, तो इसलिए मैं प्रतिदिन सेमेस्टर 6 के बच्चों को एक क्लास जरूर लिया करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे स्पीच को सुनेंगे और जरूर लाभान्वित होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।